दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 10 अप्रैल का बहुत ही शुभ दिवस है। आज के दिन हमारे हैनीमैन सर का बर्थडे है और उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज का दिवस पूरे संसार में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जगह जगह पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसको वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हैनीमैन सर के बर्थडे को मनाने के लिए कैंट सर ने अपनी टीचिंग्स में लेसर राइटिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उन्होंने बताया कि हैनीमैन सर का बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। उसमें दोस्तों वो लिखते हैं कि हैनीमैन सर ने अपनी लाइफ को बहुत साइलेंट तरीके से जिया। उन्होंने अपना जीवन बहुत साइलेंट तरीके से जिया और वो अपनी डिस्कवरी में लगे रहे। तो हमको उनका बर्थडे साइलेंट तरीके से और हार्ट फेल्ट थैंकफुलनेस यानी हार्दिक आभार के साथ मनाना चाहिए। और उनकी जो ग्रेट डिस्कवरीज़ हैं, जिसमें कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज़ और मटीरिया मेडिका प्यूरा है, जिसमें हैनीमैन सर आज भी हमारे साथ हैं, उन टीचिंग्स के साथ आज भी हमारे साथ हैं। हमको उनको निरंतर अपने साथ रखना चाहिए, यानी उनको पढ़ते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कैंट सर कहते हैं कि जो लोग मटीरिया मेडिका प्यूरा को पढ़ते हैं, जो लोग क्रोनिक डिजीज़ को पढ़ते हैं, जो लोग उनकी पोटेंटाइजेशन की थ्योरी में विश्वास रखते हैं, जो सिंगल रेमेडी देते हैं और जो सिमिलिया के ऊपर रेमेडी देते हैं, उन लोगों को हैनीमैन सर का बर्थडे साइलेंट तरीके से और हार्ट फेल्ट थैंकफुलनेस के साथ मनाना चाहिए, यानी हृदय के हार्दिक आभार के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, हैनीमैन सर की जो टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स को जब हम गहराई से पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि वो पेशेंट की डिज़ीज़ को तो ठीक करते ही हैं, उसकी लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। और उन्होंने जितने इंस्ट्रक्शंस पेशेंट के लिए दिए हैं, उससे पहले उन्होंने फिजिशियन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और फिजिशियन को भी इम्प्रूव करने की बात कही है। तो क्रॉनिक डिजीज़ में दोस्तों हैनीमैन सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं और बहुत गहरी बात बताते हैं, जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें वो पर्पस ऑफ लाइफ को बताते हैं कि एक फिजिशियन की, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ का क्या पर्पस है। तो आप देखेंगे कि जो फिजिशियन है या जो सामान्य लोग हैं या जो मरीज हैं, हम सब लोग अपनी लाइफ का पर्पस नहीं जानते कि हमको किस पर्पस से इस अर्थ पर भेजा गया है। अगर हमको ये पर्पस पता लगे तो फिर हम लाइफ को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें हैनीमैन सर लिखते हैं कि मैं ये नहीं जानता मुझे किस पर्पस के लिए भेजा गया है, शायद इसलिए भेजा गया है कि मैं अपने आप को बेटर कर सकूं, जितना हो सके अपने आप को बेटर कर सकूं और जो मेरी सराउंडिंग्स में लोग हैं मैं उनको बेटर कर सकूं। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो बेटरमेंट की बात करते हैं, किस चीज़ को बेटर कहना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों वो लिखते हैं कि ये जो संसारिक क्रिया हैं, जो वर्ल्डली प्रूडेंस हैं, इनके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाता कि ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं। और मुझे इस बात का भी डाउट है कि अगर मैं संसार को अपनी साइंस को दूंगा, जो मेरी डिस्कवरी है और जो केवल मेरे पास है अभी तक, तो मेरे जो कंटेम्प्रेरीज़ हैं या जो फॉलोअर्स हैं, वो मेरी इन बातों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। और वो इनकी जो लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी जो मेरी टीचिंग्स हैं, जो मेरी बताई हुई चीज़ें हैं, उनके सीक्वेंस को अप्लाई करके अपनी लाइफ को और पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बात का उनको डाउट था। और आज हम इन बातों को सबको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जो फिजिशियन है वो अच्छे से समझ सकते हैं और जो पेशेंट है वो थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो वो डिज़ीज़ फ्री तो हो ही जाएंगे और उनकी लाइफ भी इम्प्रूव कर जाएगी। क्योंकि ये कुछ ऐसे नियम हैं उनके जो हमको शुरुआती दौर में कुछ कठिन लगते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अगर हम इनको धीमे धीमे अपनी लाइफ में उतारेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों जब हैनीमैन सर को इस बात का डाउट है कि मेरे कंटेम्प्रेरीज़ मेरी इस बात को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी इन बातों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो उसको आज हम थोड़ा सा और
गहराई से और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने कई सारे केसेस देखे, उन केसेस में हमने रूब्रिक्स देखे। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि जो वो रूब्रिक्स हैं वो बेसिकली उस पेशेंट का स्वभाव है, यानी कि उसकी डिस्पोजिशन है। इसके लिए दोस्तों हैनीमैन सर ने हमको 3 इम्पॉर्टेंट एफोरिज़म्स दिए हैं, 211, 212 और 213। 211 में दोस्तों वो कहते हैं कि हमको जब भी कोई होम्योपैथिक दवाई का सिलेक्शन करना है तो उसमें डिस्पोजिशन का शामिल होना बहुत आवश्यक है, यानी कि पेशेंट का जो स्वभाव बदल गया है, जो चेंज हुआ है, उसको हमको उसमें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ठीक हो पाएगा। उसके बाद वो 212 में कहते हैं कि जो पेशेंट का डिस्पोजिशन है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर जिसमें पेशेंट का डिस्पोजिशन चेंज ना हो। सबसे पहले पेशेंट का डिस्पोजिशन ही अफेक्ट होता है जब कोई डिजीज़ आती है तो। उसके बाद ऐसी कोई दवाई नहीं है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ सारी की सारी ह्यूमन बींग्स पर प्रूफ हुई हैं। तो उन्होंने जब दवाइयों को, हैनीमैन सर ने दवाइयों को जब ह्यूमन बींग्स पर प्रूव किया, यानी मनुष्य पर उसकी प्रूविंग करी, तो उन्होंने उनके स्वभाव की स्टडी भी करी, देखा कि उस दवाई को देने के बाद उनके स्वभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है। उसके बाद उन्होंने फिजिकल बॉडी पर जो सिम्टम्स आए उनको नोट डाउन किया, उनको लिखा, उनको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई बीमारी आती है तो उसमें मनुष्य का स्वभाव अफेक्ट होता है, मनुष्य अपने स्वभाव में सबसे पहले अफेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों 213 में वो लिखते हैं कि अगर हम होम्योपैथिकली किसी केस को क्योर करना चाहते हैं तो उसमें हमको डिस्पोजिशन को कंसीडर करना होगा, अदरवाइज़ हम उस केस को होम्योपैथिकली ठीक नहीं कर सकते, वो पैलिएट हो जाएगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कि हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 5 में बताया कि जो सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, यानी कि हमारे जो जीवन में रिश्ते नाते हैं, वो हमको किस तरह से बीमार करते हैं। जैसे देखा कि एक लेडी को हमने देखा था कि उनकी सिस्टर से झगड़ा हो गया, तो उसके बाद उनके अंदर हेट डेवलप हो गया, यानी कि ये जो हेट है ये उनका डिस्पोजिशन में बदलाव आ गया, अब उनका स्वभाव बदल गया। तो आज हम इन सारी चीज़ों को आज गहराई से समझेंगे और हम ये देखेंगे कि इनसे एक फिजिशियन क्या सीख सकता है, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने अंदर इन सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने आप को स्वयं को एनालिसिस करके। दोस्तों, हम लोगों ने डिस्पोजिशन की बात को समझा, यानी कि सबसे पहले अगर कोई बीमार होता है व्यक्ति तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में जब हम म्याज़ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जब लॉ ऑफ लव की कमी हुई तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हुई, जो इनसिक्योरिटी उसका स्वभाव को बताती है कि अब वो इनसिक्योर हो गया, और जब वो इनसिक्योर हो गया और इसके साथ उसकी लाइफ अगर आगे चल रही है तो फिर ये फियर में कन्वर्ट हो जाता है, इनसिक्योरिटी फियर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फियर उसके लाइफ के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें विल, इंटेलेक्ट, मेमोरी, स्पीड और मॉरल्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, उसके अंदर डिसहार्मनी क्रिएट करता है ये फियर। तो फिर वो डिज़ीज़ गहरी होती जाती है और गंभीर होती जाती है। तो जब भी हम क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, कोई क्रॉनिक मरीज़ को देखते हैं, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा। दोस्तों, ये जो रूब्रिक हैं जिसको हमने इस्तेमाल किया था पिछले केसेस में, तो उसको हमको ये समझना है कि उन रूब्रिक्स को इस्तेमाल करने के बाद वो मरीज़ ठीक हुए, यानी कि ये उनके स्वभाव में परिवर्तन आया, और जब हमने वो दवाई दी तो उनके स्वभाव को उस दवाई ने चेंज कर दिया, यानी कि पहले के जैसा कर दिया। तो हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग की जो क्रिएशन हुई, यूनिवर्स ने जो ह्यूमन बीइंग को बनाया, उसमें हमने देखा था कि लॉ ऑफ लव के साथ जो 5 एलिमेंट्स लिए, जिसमें वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ये सारे 5 एलिमेंट्स थे। इन 5 एलिमेंट्स को लेकर के लॉ ऑफ लव के साथ मिक्स करके एक ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन हुई, यानी कि अगर सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन में, उसके ऑक्यूपेशन में, उसकी हैबिट्स में, उसके एज में, उसके सेक्सुअल फंक्शंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्टरबेंस आता है, तो सबसे पहले वो अपने स्वभाव से अफेक्ट होता है, जिसमें एक इरिटेबिलिटी
सेंसिटिविटी और इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, जिसको हमने फर्स्ट नेगेटिव डिफेंस यानी सोरा में समझा था। उसके बाद ये इनसिक्योरिटी फियर में कन्वर्ट हो गई और फिर इस तरह से डिजीज़ आगे प्रोसेस में चलती है और वो लाइफ के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ जब अटैच होती है, उनको डिस्टर्ब करती है, तो फिर ये क्रॉनिक हो जाती है। दोस्तों, पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने जो रूब्रिक्स यूज़ किए, उन रूब्रिक्स को ह्यूमन बीइंग का वो स्वभाव है, तो उनको हमको किस तरह से समझना है और किस तरह से हमको उन रूब्रिक्स से बचना है, यानी कि उन रूब्रिक्स को अपनी लाइफ में से हटाना है। उसके लिए हैनीमैन सर ने जो मटेरिया मेडिका प्योरा में इन सारी बातों को लिखा और फिर कैंट सर ने उसमें से उन दवाइयों के स्वभाव को, यानी कि माइंड का जो चैप्टर है उसमें वो स्वभाव को सारे रूब्रिक्स के रूप में लिख दिया। और पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने किस तरह से उसके स्वभाव को कंसीडर किया और फिर वो रूब्रिक्स को सेलेक्ट किया, फिर उसमें से हमने दवाई का चुनाव किया और फिर वो रोगी ठीक हो गया। तो दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियोस में रूब्रिक्स यूज़ किए थे, जो स्वभाव है, तो जो डिस्पोजिशन है वो बेसिकली होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। डिस्पोजिशन है द टेंडेंसी ऑफ समथिंग टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस, यानी कि जब कोई लाइफ में सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में जो हम अपने स्वभाव के साथ इंटरेक्ट होते हैं यानी एक्ट करते हैं, उसको हम डिस्पोजिशन कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला वीडियो जिसमें हमने देखा कि अगर लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग अपने माइंड के थ्रू इंटरेक्ट होता है। और माइंड को हमने जब समझा था पिछले वीडियोस में, तो देखा कि माइंड की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, यानी 95 फैकल्टीज़ माइंड की नेगेटिव हैं, जिसमें बिलीफ्स हैं, इमोशंस हैं, इमेजिनेशंस हैं, हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सारे के सारे जो सबकॉन्शियस माइंड की फैकल्टी हैं, ये सब नेगेटिव हैं। और जब लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो ह्यूमन बीइंग उस नेगेटिव फैकल्टी के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है और फिर वो नेगेटिविटी में चला जाता है और डिजीज़ स्टेट में चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, यानी कि जो हायर इमोशंस हैं, उसकी उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो उन चीज़ों को नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो ये जो माइंड का रिएक्शन है, ये बेसिकली उसके डिस्पोजिशन को चेंज करता है, उसके स्वभाव को चेंज करता है। अगर लाइफ में कोई सिचुएशन आए और वो ये समझ जाए कि मुझे इसको अपने पॉजिटिव इमोशन से लेना है, तो फिर वो डिजीज़ स्टेट से बच सकता है, डिजीज़ स्टेट में जाने से बच सकता है। लेकिन उसको जानकारी नहीं है, तो इस वजह से वो नेगेटिव इमोशन से रिएक्ट करता है और डिजीज़ स्टेट में चला जाता है। दोस्तों, हमने जब इमोशंस को डिस्कस किया था तो उसमें एक हमने लोअर इमोशंस और हायर इमोशंस को डिस्कस किया, जिसमें एक सबसे मिडल में एक इमोशन था ईगो का। तो ये ईगो बेसिकली इंटेलेक्ट से रिलेटेड है। तो एफोरिज्म 5 में हैनीमैन सर ने इंटेलेक्ट को भी जानने के लिए कहा है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की इंटेलेक्ट काम कर रही है, वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया है, बहुत इंटेलेक्ट लगाता है, तो फिर वो उसके ईगो को इंक्रीज़ करती है और ईगो के इंक्रीज़ होने के बाद वो लोअर इमोशंस में चला जाता है। इंटेलेक्ट का बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वो हमको इस वर्ड को समझने के लिए दी गई है कि हम संसार को समझें कि ये कैसे चलता है, जबकि सेल्फ को हमको समझने के लिए सेंसेस दिए गए हैं। तो हमको सेंसेस में जाना चाहिए, सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, उनको हमको समझना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने हमको नमक खाने के लिए दिया और फिर वो हमसे पूछता है कि आपको इसका टेस्ट क्या फील हुआ, तो हम अपने इंटेलेक्ट लगा के उसको ये कह सकते हैं कि मुझे ये मीठा लगा। यानी कि इंटेलेक्ट जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो हमको भ्रमित करेगी। इसीलिए दोस्तों, हैनीमैन सर ने जो क्रॉनिक डिजीज़ में एक लाइन लिखी है कि मुझे इस संसार की जो प्रूडेंस है, यानी कि संसार के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं लैक करता हूँ। यानी कि वो हमेशा फीलिंग्स में रहते थे, वो अपनी इंटेलेक्ट का यूज़ केवल अपनी डिस्कवरीज़ के लिए करते थे। उनको ये नहीं मालूम है कि ईगो क्या है, ईगो में जाने के बाद नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं। इन चीज़ों को उन्होंने जब समझा अपने मटेरिया मेडिका प्योरा में दवाइयों को डिस्कवर करते समय, कि जब उन्होंने प्रूविंग करी ह्यूमन बीइंग पर,
तो देखा जब इस व्यक्ति में ईगो आता है तो फिर ये किस तरह से डिजीज स्टेट में चला जाता है। तो उन्होंने अपने सेंसेस को, अपनी फीलिंग्स को बेसिकली हमको दिया है। जो बुक्स उन्होंने दी हैं उसमें उनकी फीलिंग्स हैं। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर फीलिंग्स में रहेगा और इंटेलेक्ट का यूज़ अपने लिए नहीं करेगा, सेल्फ के लिए नहीं करेगा, तो फिर वो डिजीज स्टेट में जाने से बच सकता है। यानी कि जो बुद्धि है वो हमेशा भ्रमित करती है, वो हमेशा हमको डिजीज स्टेट में ले जाती है। तो हमको बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करना चाहिए, अपने लिए हमको सेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए और बुद्धि का इस्तेमाल हमको सांसारिक चीज़ों को समझने में करना चाहिए और उसमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हैनीमैन सर ने जो मैट्रिया मेडिका प्यूरा में मेडिसिन की प्रूविंग करी और लिखी और उसके बाद उन्होंने उसमें मेडिसिन के स्वभाव लिखे। तो कैंट सर ने उनके माइंड के जितने भी रूब्रिक्स हैं वो यानी कि उसके जो पेशेंट के डिस्पोजिशंस उसमें लिखे, प्रूविंग में जो डिस्पोजिशन मिले वो सारे के सारे लिखे, इसलिए वो रूब्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने जो रूब्रिक्स डिस्कस किए उसमें सबसे पहला रूब्रिक था जो हमने यूज़ किया, हेट। तो उन्होंने लिखा है उसमें, हेट्रेड टू ए पर्सन ऑफेंडेड हिम। अगर उससे किसी व्यक्ति ने उसके काम को करने में कोई रोका टोकी करी या उसे कठोरता से बात करी तो वो उससे बात करना पसंद नहीं करता। ये यानी कि हेट को डिनोट करता है। तो हमें अपने स्वभाव को चेक करना चाहिए कि अगर किसी ने हमको क्रिटिसाइज़ किया या किसी ने हमको परेशान किया तो कहीं हमको उसको लेकर के हेट तो डेवलप नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता। तो यानी कि अगर ऐसा है तो मैं हेट में हूँ, मुझे इसको दूर करना चाहिए। और एक फ़िलॉसफी की बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, हाउ यू कैन हील योर लाइफ, जो लुई से ने लिखी है। उनकी भी कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में और देखेंगे उन्होंने हमको क्या निर्देश दिए हैं। दोस्तों हेट्रेड टू ए पर्सन यानी कि हमारे पास ऐसे रूब्रिक हैं, अगर किसी व्यक्ति को किसी से हेट हो गई है तो उसके हेट को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो डिजीज स्टेट से फ्री नहीं होगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, उस लेडी की लड़ाई उसकी सिस्टर से हुई, उसको लेके उसको हेट डेवलप हो गया और उसके थ्रोट में हेयर सेंसेशन डेवलप हो गया। एक वीडियो दोस्तों हमने और देखा था एक बच्चे का जिसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद से उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। उसमें वो कहता है कि अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं ऐसा लगता है कि उसको मार दूं। यानी कि ये रिवेंजफुल को बताता है, बदला लेने की आदत उसकी ऐसी हो गई है और ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव इमोशन है जो उसको डिजीज स्टेट में ले जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एक हमने वीडियो में डिस्कस किया था वार्ड के केस को, जिसमें वो पेशेंट एम्बिशियस था। यानी कि ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड चीज़ है। अब जो एम्बिशन होना तो ठीक है, एम्बिशियस होना ठीक है, लेकिन उसके अंदर इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो जो हम लोगों का हमारे माइंड के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि माइंड की जितनी फैकल्टीज़ हैं उनके साथ जो अटैचमेंट है वो एक डिजीज स्टेट है कि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे। जैसे कि हमने एक लास्ट में केस देखा था, क्लिंगिंग टू ए पर्सन और फर्नीचर, यानी कि उस बच्ची की इतनी क्लिंगिंग हो गई, इतना अटैचमेंट हो गया कि वो अपने मदर और फादर के बिना अकेले नहीं रह पाती। तो ये एक डिजीज स्टेट है। इस तरह से दोस्तों एम्बिशन फॉर फेम, अब एक व्यक्ति है जो फेम के लिए दिन रात लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है और उसको नहीं मालूम कि उस फेम को लिए वो लगा हुआ है और फिर उसके साथ साथ वो डिजीज स्टेट में भी चलता चला जा रहा है। तो इसलिए इंक्रीज फ्रॉम फेम हमारे यहाँ एक रूब्रिक है। अगर हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो हम इस रूब्रिक को यूज़ करके उसको डिजीज़ फ्री कर लेते हैं। उसके बाद एम्बिशन इंक्रीज फॉर कंपटीशन, ये बहुत देखने को मिलता है कि आज के इस दौर में लोग कम्पिटिटिव हो गए हैं और उस कंपटीशन में वो कुछ भी करने को तैयार है कि मुझे इनसे आगे निकलना है, मुझे इनसे आगे निकलना है, और ये एक डिजीज स्टेट है। और हमको ये नहीं पता है कि ये डिजीज स्टेट है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये एम्बिशन फॉर कंपटीशन इंक्रीज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये डिजीज़ लेके आती है। एक दोस्तों हमने रूब्रिक डिस्कस किया था, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स डिस्पोजिशन टू बिकम। एक हमने पस्चुलर सोरेसिस के केस में इस रूब्रिक को यूज़ किया था।
यानी कि आप देखेंगे कि हेनीमैन सर ने अपने एफोरिज्म 5 में मॉरल्स को जानने की बात करी है। मॉरल्स बेसिकली एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी एंटी सोशल एक्टिविटी को करता है जो सोसाइटी उसको अलाउ नहीं करती, उसको मॉरल फीलिंग वांट में लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो मानते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, तो फिर वो क्राइम की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, वो फर्दर एक डिजीज स्टेट है। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, वो केस हमने देखा था जिसमें हमने इस रूब्रिक को यूज़ किया था। उसके बाद दोस्तों हमने एक सोरियासिस के केस में देखा था कि जिसमें एंजाइटी कंशेंसस, यानी कि उसको एक आत्मग्लानि थी, तो उसने पहले ये माना कि मैं गरीब हूँ और मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी उसको आत्मग्लानि रहती है। यानी कि जो लॉ ऑफ लव की फीलिंग है वो उसके इमोशंस, यानी कि उसकी जो माइंड की रिएक्शंस हैं, जैसे सिचुएशन है गरीबी की, उस गरीबी की सिचुएशन से वो अपने माइंड के थ्रू रिएक्ट कर रहा है और अपने आप को आत्मग्लानि में ले जा रहा है। ये एक डिजीज स्टेट है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। हेनीमैन सर ने हमको यही कहा है कि इम्प्रूव, यानी कि बेटर माई सेल्फ। यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एंजाइटी ऑफ कंशेंशियस में जा रहा है, तो उसमें फिजिशियन को नहीं जाना चाहिए, और फिजिशियन को अपने पेशेंट अगर कोई मिलता है तो उसको भी बताना चाहिए कि ये एक डिजीज स्टेट है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप डिजीज स्टेट में चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक रूब्रिक हमने ये यूज़ किया था। दूसरा एक इसके बाद यूज़ किया था रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप को धिक्कारना। ये भी दोस्तों एक डिजीज स्टेट है। यानी कि आप अपनी जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि यूनिवर्स ने एक ह्यूमन बीइंग को लॉ ऑफ लव और 5 एलिमेंट्स के साथ बनाया, और जब वो अपने आप को धिक्कार रहा है, यानी यूनिवर्स की बनी हुई क्रिएशन को धिक्कार रहा है, तो फिर वो डिजीज स्टेट में चला जाएगा। उसके लॉ ऑफ लव का जो फोर्स है, जो उसके 5 एलिमेंट्स को बांधे हुए हैं, वो कम हो जाएगा और डिजीज स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस सोरियासिस वाले पेशेंट ने एक चीज़ और सोची कि मैं अब अपने आप को मरा हुआ ही फील कर रहा हूँ, यानी कि वो अभी जिंदा है लेकिन अपने आप को मरा हुआ फील कर रहा है, जिसमें हमने डिल्यूजन मर्डर को लिया था। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, ये जो रूब्रिक्स हैं, ये बेसिकली स्वभाव है। तो फिजिशियन को भी चेक करना चाहिए। जब हम लोग इन रूब्रिक को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस किस तरह के कितने स्वभाव हैं मरीज के, और मरीज किस स्वभाव से ग्रसित है। तो फिजिशियन भी अपने ऊपर इन रूब्रिक्स को अप्लाई करके कि कहीं मैं एम्बिशियस तो नहीं हूँ, कहीं मैं किसी से हेट में तो नहीं हूँ, कहीं मैं अपने आप को धिक्कारता तो नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमको अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है। जैसा कि हेनीमैन सर ने कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ है बेटर करना, अपने आप को बेटर करना, यानी कि अपने आप को लोअर इमोशन से हायर इमोशंस में ले जाना। तो ये दोस्तों एक पर्पस ऑफ लाइफ जो हेनीमैन सर ने हमको दिया। तो आज हम उनके जन्म दिवस पर इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, और हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि इन रूब्रिक्स को अच्छे से पढ़ के अपने जीवन को भी इम्प्रूव करेंगे, और जो मरीज हैं उनमें समझ करके उनको भी इम्प्रूव करेंगे और उनको भी एडवाइस देते रहेंगे रेगुलरली। दोस्तों एक राइटर हैं लुइस हे, उन्होंने कुछ एक बुक लिखी जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। हम अपने जीवन को किस तरह से हील कर सकते हैं। तो उसको जब हम पढ़ते हैं और अपनी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के साथ उसको जोड़ते हैं, अपनी साइंस के साथ उनको जोड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको समझ आती हैं। तो उनका पहला बिंदु है, हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। यानी कि जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि अगर हम डिजीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अनफीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो हमारे सेल्फ के थॉट्स हैं, उसी की वजह से हम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि उस लेडी में हेट है, और वो हेट की वजह से ही थ्रोट के अंदर हेयर सेंसेशन को फील कर रही है। उसके बाद लिखते हैं, हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। अगर हम हेट को लेके चलेंगे तो फ्यूचर में भी जो इंसिडेंसेस जितने भी होंगे उनमें हम हेट को ही सबसे पहले आगे रखेंगे, उसी से रिएक्ट करेंगे। कोई भी अगर लाइफ में इंसिडेंस आएगा तो हम हेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे और फिर दोबारा से डिजीज स्टेट में चले जाएंगे। तो इसलिए अगर वो इमोशन हमारे अंदर चल रहा है तो फ्यूचर में भी वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि जो कॉन्शियस माइंड है वो 5% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड 95% काम करता है। जो कॉन्शियस माइंड है दोस्तों, वो प्रेजेंट माइंड है, यानी कि उसमें विल पावर है, उसमें सडन डिसीजन पावर है और उसमें मेमोरीज़ हैं, टेम्परेरी मेमोरीज़ हैं। तो ये जो माइंड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट में रहता है। जैसे कि अगर कोई मेरा वीडियो इस समय सुन रहा है तो वो प्रेजेंट माइंड काम कर रहा है, और जब वो उसकी मेमोरीज़ को सेव कर लेगा तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। तो इस तरह से जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो प्रेजेंट माइंड है, तो हमको हमेशा प्रेजेंट माइंड में रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 4th पॉइंट लिखते हैं कि हर कोई आत्मद्वेष और आत्मबोध का शिकार होता है, यानी कि जो भी पर्सन है वो ज़्यादातर लोग गिल्ट में रहते हैं, जो लाइफ की सिचुएशन है उनको गिल्ट से डील करते हैं। उसके बाद लिखती हैं कि हर हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, यानी कि जो उसकी थिंकिंग है वो ये हो गई है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। इसके लिए दोस्तों कैंट सर ने लाइन लिखी है कि थिंकिंग, विलिंग एंड डूइंग आर द 3 थिंग्स इन लाइफ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मियाज़। यानी कि अगर जो मियाज़ में जैसे हमने देखा कि डिजीज़, मियाज़मेटिक डिजीज़ बहुत डीप होती हैं, यानी कि वो क्रॉनिक हो गई हैं, उन्होंने लाइफ के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको पकड़ लिया है। तो यानी कि हमने कोई चीज़ को थॉट किया, यानी थिंक किया, अब हमने उसको विलिंग में ले लिया तो वो हमारी डूइंग में आ जाएगा। जैसे उस फीमेल ने हेट को लिया और हेट को विलिंग में ले लिया कि मुझे अब उससे बात ही नहीं करनी अपनी बहन से, तो फिर वो उसकी डूइंग में आ गया। यानी कि अब जो भी वो एक्टिविटीज़ करेगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगी, तो उसमें सबसे पहले वो हेट रिप्रेजेंट होगा। यानी कि लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी तो वो सबसे पहले हेट के थ्रू अपने आप को प्रस्तुत करेगी। अब हेट उसके स्वभाव में आ गया है, उसका डिस्पोजिशन ही अभी हेटफुल हो गया है, हेट में रहने का हो गया है। तो इसलिए जो कैंट सर की थिंकिंग, विलिंग एंड डूइंग जो है, इसको भी हमको देखना होता है, और फिजिशियन भी इससे इम्प्रूव कर सकता है कि कोई कौन सा थॉट उसका चल रहा है, कहीं वो विलिंग में तो नहीं जा रहा है, और वो रेगुलर इस प्रयास को करता रहेगा तो फिर मियाज़मेटिक रिएक्शन से या यानी कि डीप डिजीज़ में जाने से बच सकता है। और अगर कोई सामान्य लोग और जो पेशेंट हैं वो भी अपने थॉट्स को समझ सकते हैं, अगर हम उनको बताते हैं कि आपका ये थॉट इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, तो वो थिंकिंग, विलिंग और डूइंग से उन थॉट को चेंज कर सकते हैं। मेरे एक पेशेंट थे, उनको मैंने ये टेक्निक बताई कि आप अपनी थिंकिंग में इस तरह से लाइए, तो फिर वो उससे इम्प्रूव करना शुरू हुए धीमे धीमे। अब वो उन्होंने वो थिंकिंग को चेंज होते देख रहे हैं वो अपनी को, जो उनकी डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। उसके बाद दोस्तों लिखती हैं, लुई से लिखती हैं, यह एकमात्र विचार है और विचार को हमेशा बदला जा सकता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि थिंकिंग, विलिंग, डूइंग में जाने से किसी भी थॉट को हम चेंज कर सकते हैं, उसको विलिंग में नहीं ले जाएंगे तो फिर हम उस थॉट से बच सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। हम जो डिजीज़ हैं उस डिज़ीज़ के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो उसको हम स्वयं प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थिंकिंग, जो बैड थिंकिंग है वो हमारी विलिंग में आ चुकी है और वो डूइंग में आ गई है, और वही हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, उसकी हार्मनी को डिस्टर्ब कर रही है। उसके बाद क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। यानी कि एंगर और गिल्ट जो है वो सबसे डेंजरस थॉट है। अगर गुस्सा रहता है और गिल्ट रहता है तो उस व्यक्ति को इस बात को चेंज करना चाहिए, ये सबसे डेंजरस है। और क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एंगर से, कैंसर से सफ़र कर रहा है और वो एंगर है, अगर वो उस एंगर को छोड़ने का प्रयास करे तो फिर वो कैंसर से भी ठीक हो सकता है। हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। यानी कि वो लिखती हैं कि अगर हमको लाइफ को हील करना है तो जो पास्ट में इंसिडेंसेस हुए हैं, उन इंसिडेंसेस की वजह से जो सफरिंग्स हैं, हमको उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। यानी कि उन लोगों को जिन्होंने हमको वो इमोशन दिया, उनको हमें अंदर से, अपनी विलिंग से क्षमा कर देना चाहिए, जिससे कि वो इमोशन जो है उनको लेके वो हमारी विलिंग से बाहर हो जाए और हम डूइंग में बेटर हो जाए।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं हमें भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। यानी कि जो लॉ ऑफ लव है जो हमने डिस्कस किया था, हमें रेगुलरली उसके साथ कनेक्ट होने के लिए रहना चाहिए, हमें उससे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए और जितने भी लोअर इमोशंस हैं उनमें जाने से बचना चाहिए। यही हमारी लाइफ का पर्पस है जो हैनीमैन सर ने हमको बताया। उसके बाद लिखते हैं वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करते ही सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। जैसे दोस्तों हमने हेट को समझा। अगर कोई व्यक्ति हेट में है तो वो उस हेट को अपनी विलिंग से हटा सकता है, लेकिन वो कब, जब वो समझ सके। यानी कि पहले वो इस बात को स्वीकार करे कि हाँ मैं हेट में रहता हूँ, मैं एम्बिशियस हो गया हूँ, मेरी मॉरल फीलिंग वांट हो गई है और मैं जो है एंजाइटी ऑफ कॉन्शियंस में हूँ, मैं रिप्रोचिंग हिमसेल्फ में हूँ। पहले वो इस बात को स्वीकार करे, यानी कि उसको ये समझना होगा, उसको स्वयं आकलन करके इस बात को समझना होगा कि वो किस लोअर इमोशन में है। फिर वो उसको विलिंग में, थिंकिंग से विलिंग में चेंज कर सकता है और फिर वो डूइंग में आकर के चेंज हो जाएगा और इस तरह से दोस्तों उसकी लाइफ हील हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज के इस शुभ दिन पर हैनीमैन सर को एक बार बहुत बहुत हार्दिक हैनीमैन सर के इस बर्थडे पर हम सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हैनीमैन सर का साइलेंटली और हार्ट फेल्ट थैंकफुलनेस। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर दोस्तों आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।